नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निशांत शेखर क्लासेस पर। मित्रों, अभी तक हमारे चैनल पर हिंदी और मैथ्स की वीडियो उपलब्ध है। हमने आपसे वादा किया इस चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा उन सबकी वीडियोस लगभग यहाँ उपलब्ध होगी। इसी कड़ी में आज आप सबके बीच में मैं एक सब्जेक्ट संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको लेकर के मैं आप सबके बीच में आया हूँ। मित्रों, इसमें होता क्या है कि संविधान, आप किसी भी परीक्षा में बैठे, संविधान के 1, 2 या 5, 8 क्वेश्चन जो है संविधान के रहते ही हैं। तो अब हमारा संविधान से पढ़ने का क्या मतलब है? अगर संविधान पढ़ लेंगे तो हमको हमारा अधिकार पता हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक फायदा तो वो हो गया। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप संविधान को अध्ययन कर लेंगे, संविधान को पढ़ लेंगे, तो आप कभी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपका जो ये 5-7 क्वेश्चन आता है ये गलत नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि मेरी स्पेशलिटी जो है वो तो हिंदी में है, लेकिन चूंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट हूँ तो संविधान में भी हमारी पकड़ है। इसलिए मैंने सोचा अगर आपके बीच में संविधान को भी लाया जाए, कुछ उपयोगी आपके लिए सिद्ध हो, तो ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए, आज से हम शुरू करते हैं संविधान। संविधान मतलब होता क्या है? पहले संविधान बना क्यों, संविधान की जरूरी था या नहीं था, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो हमारी पहली क्लास है, ये जरूरी कि पहले दिन से हम सिलेबस को जो है कवर करना शुरू नहीं, पहले हम संविधान के बारे में जान लें। संविधान पढ़ा क्यों जाता है, हम पढ़ें क्यों, इसके विषय में भी थोड़ी चर्चा होनी अति आवश्यक है। देखिए, अगर हम संविधान जो हमने यहाँ लिख रखा है संविधान, अगर इसको हम संक्षेप करें इसका, तो एक होता है सम और दूसरा होता है विधान। एक होता है सम, दूसरा होता है विधान। देखिए, संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मित्रों, जब हम गुलाम थे, हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो हमारा कोई भी संविधान नहीं था, हमारे कोई नियम नहीं थे, हमारे अधिकार कोई नहीं थे। अधिकारों को अंग्रेज जिस प्रकार से चाहते थे उस प्रकार से हमको रखते थे। दासता पूरी तरह से प्रचलित थी, किसी के ऊपर किसी का शासन नहीं था। एक प्रकार से कहें तो अगर कहीं कहीं राजतंत्र हावी था। धीरे धीरे होते होते अंग्रेज तंत्र स्थापित हो गया और उसमें हम गुलाम बन के रह गए। लेकिन सीधे जब धीरे धीरे सत्ता स्थापित हुई अंग्रेजों की, तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम एक संविधान बनाए, एक ऐसा नियम बनाए, एक ऐसा विधान बनाए जिसके थ्रू हम सबके ऊपर शासन और प्रशासन कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने जो अपनी एक नींव तैयार करनी शुरू की थी, वो 1773 से तैयार करनी शुरू की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उससे उनको फायदा क्या होता था? फायदा उनको ये था कि जब हम कड़ी में बंधे रहेंगे, एक सूत्र में बंधे रहेंगे, जैसे हमको ये आशा रहेगी कि हम इसके माध्यम से हम यहाँ पे अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 1-2 आपको कहानियां भी सुनाऊंगा। तो उसमें क्या था, जैसे एक साहू साहब थे, तो जब 1773 के थ्रू जो है 1774 में कलकत्ता में कोर्ट गठित कर दी गई थी। तो कलकत्ता के ही एक साहू महाराज थे, उन्होंने जो है चूंकि उनके अधिकारों का हनन था, अंग्रेज जब भी आते बिना पैसा दिया तो कुछ सामान ले जाते, या फिर वहां से जो भी आदेश आते कि इतना आपको भिजवाना, तो बिना फायदा नुकसान देके इनको मूल जो रेट था उस पर देना पड़ता था। तो ये जो है अपना गए हाई कोर्ट में, वहां पे ये डिसीजन दिया गया कि सरकार का जो भी है, जो भी विधान है, जो भी नियम है, अगर सरकार से जुड़े हुए लोग, जो अंग्रेजी सत्ता थी उससे जुड़े हुए लोग जो आपसे मांग करेंगे, आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सही था? नहीं सही था। लेकिन फिर भी जो नींव पड़ी थी संविधान बनाने की या संविधान को मूलतः स्थापित करने की, ये हमारी पड़ गई थी 1773 में। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, ये हमारा बड़ा प्रभावी था। वैसे हम भारतीयों के लिए तो उतना प्रभावी नहीं था, लेकिन एक आशा हमारी जगी थी कि हम कुछ अच्छा हो सकता, हमको कुछ प्राप्त हो, कुछ अच्छा कर सके। इसी की सहायता से जो अंग्रेजी सत्ता स्थापित थी उसमें एक पद हुआ करता था बंगाल के गवर्नर। पहले तो ये नहीं था, पहले क्या था, कंपनी द्वारा कोई अधिकारी नियुक्त होकर आता था और वो ही पूरा काम काज पूरा देखता था, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगा कि नहीं,
कंपनी तो जो भी हमारी सत्ता है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे हाथ में तो है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं। तो जो वहां पे ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटेन से जो भी अधिकारी यहाँ नियुक्त होते थे उनका उत्तरदायित्व तय करने के लिए, उनकी लायबिलिटी तय करने के लिए ये कहा गया कि हम एक नियम बना रहे हैं, एक कानून बना रहे हैं जिसके हिसाब से आपको वहाँ प्रशासन करना होगा। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो भी नियम कानून बनाए वो मान्य होगा, नहीं, हम एक नियम कानून बना के देंगे आपको और वो आपको मान्य करना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में उन्होंने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो इसी कड़ी में आया हुआ पहला कदम था। जैसे जब हमने 1773 की बात की है तो फिर 1773 की जो भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है उनकी हम चर्चा पर चर्चा यहीं पे कर लेते हैं। देखिए, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो जो बंगाल का पहले गवर्नर होता था, बंगाल एक परिक्षेत्र होता था, बंगाल का गवर्नर होता था, तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें ये कहा गया कि अब बंगाल का गवर्नर नहीं, जो बंगाल का गवर्नर होगा उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये जो पहला बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना था, ये बना था वारेन हेस्टिंग्स, जो कि उस टाइम वही बंगाल का गवर्नर था। इसमें जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना हो चुकी थी, तो वहां पर जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में आए, ये प्रश्न बनता है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन आए थे? तो वो आए थे सर एलिजाह इप्पी। इसके बाद मित्रों इतना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यही इतना था। मूलतः जो संविधान में प्रश्न आते हैं, जो पूछे जाते हैं, कि जैसे पूछ लिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ था, दे देता ऑप्शन, जैसे यूपी पीसीएस में आया था। यह सस्ते में पूछा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी, वो होता है 1774 में। पूछ लेता है कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू की गई थी, तो ऑप्शन 1784, 1813, 1773 इस प्रकार से देता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, स्थापना कब हुई थी? 1774 में। अगर ये इतना आ जाता है तो एक प्रश्न और बचता है हाईकोर्ट संबंधित कि कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? वो कौन थे? सर एलिजाह इप्पी। इतना आपको याद हो गया होगा। और एक काम जो हुआ था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू मैंने आपको बताया कि बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और वो कौन था पहला आदमी? वो था वारेन हेस्टिंग्स। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इतना ही था, जो बेसिकली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अब आते हैं 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या था? ऐसा नहीं कि ये 1773 का एक प्रकार से कह सकते थोड़ा बदला हुआ वो था। इसमें दो चीजें थी। 1784 का जो एक प्रकार से इसको कहें कि पिट्स इंडिया एक्ट इसको बोला जाता था, तो इसमें कुछ नहीं था। इसमें जो एक राजनीतिक और व्यापारिक, चूंकि कोई भी कंपनी होती है तो वो दो चीजों पे कार्य करती है। पहला वो एक राजनीतिक कार्य होता है जिसमें एक डिसीजन कैसे करना है हम बनाते हैं, और दूसरा होता है व्यापारिक, मतलब उनका पूरा ध्यान जो होगा व्यापारिक दृष्टिकोण में होगा। तो ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो इसमें ये दो चीजें, एक राजनीतिक और व्यापारिक, इन दो चीजों का अलग अलग कर देगा कि आपका कार्य ये होगा और आपका कार्य ये होगा। इसके बाद जो है 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो आगे अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो यही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो चीजें पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू डिवाइड हो गई। इसी कड़ी में आगे चल करके जो भी सुधार होने थे वो बेसिकली सुधार किए गए, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये दो चीजें, ठीक है। अब हम आते हैं 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो भारत को प्रतिस्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजनाबद्ध तरीके से लाया गया था। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जो रेगुलेटिंग एक्ट आए हुए हैं ये तकरीबन एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन 20-20 साल पे ये रिन्यूअल होता रहा। जो भी चीजें आती थी उसको अच्छा करने के उद्देश्य से वो बनाया गया था कि 20 साल, जैसे हमारे यहाँ 5 साल बाद चुनाव होता है, तो ये इसलिए होता कि जो चीजें अभी अच्छी नहीं हो पाई है उन चीजों को और अच्छा किया जाए। इसी कड़ी में उस वक्त रेगुलेटिंग एक्ट आते थे कि जो चीजें
पिछले वाले में छूट गई है उनको हम और अच्छा कर सकें। इसी कड़ी में जब 1813 में 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट है, तो 1786 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो गवर्नर जनरल था, मैंने आपको बता दिया 1773 में ये जो संकल्पना थी हो गई थी कि जो बंगाल का गवर्नर होगा वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। तो उसी कड़ी में ये कहा गया कि जो 1786 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इसमें ये कहा गया कि भाई आप अगर बंगाल के गवर्नर हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, तो आपको जो सेनापति की जो शासन की जो सारी शक्तियां हैं वो आपको जो है दे दी गई। और गवर्नर जनरल को ये अधिकार प्राप्त करवा दिया गया कि अगर परिषद का जो 1784 के उसमें जो भी परिषद गठित होगी 1784 थ्रू उसमें उसके निर्णय को भी आप पलट सकते हैं। इतना ज्यादा उनको अधिकार दे दिया गया। और यह अधिकार प्राप्त करने वाला जो पहला व्यक्ति था वर्तमान का जो उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका इसमें प्रश्न बनता है कि सैनिकों की जो सारी शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इतना करने के पश्चात अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो जो भी परिषद गठित हुई थी, परिषद के निर्णय को पलटने का जो पहला अधिकार किसे प्राप्त किया गया था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इतना करने के उपरांत आगे देखिए, हमने 1773 कर लिया, 1784 और इसी कड़ी में 1786 की जो हमने कर लिया है, अब हम आते हैं 1813 पे आते हैं। किस पे आते हैं? 1813 पे आते हैं। इसी कड़ी में जब एक प्रकार से कंपनी का शासन स्थापित हो रहा था, कंपनी बढ़ रही थी, वर्कर बढ़ रहे थे, प्रशासन करने वाले बढ़ रहे थे, एक प्रकार से कंपनी ये भी कर रही थी कि जो शक्तियां हैं उनका केंद्रीयकरण कर दिया जाए, उन शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया जाए। इसी कड़ी में आया था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें एक प्रकार से ये कहें कि जो ईसाई मिशनरियां थी भारत में स्थापित होना शुरू हो गई थी। जो कंपनी द्वारा नियम बनाया गया था ये कि शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की दृष्टि से खर्चा किया जाएगा। तो वो मूलतः ना तो भारतीयों के लिए था, ना तो भारतीयता के लिए था। वो जो ईसाई मिशनरियां आ रही थी हमारे यहाँ, उनको स्थापित और प्रतिस्थापित करने के लिए था। इसी कड़ी में जो भी उसमें बातें रही, तो लोगों को भ्रामक रूप से जो भ्रामक प्रचार होते थे उसमें ऐसा नहीं था कि ईसाई मिशनरियां आई और तुरंत स्थापित हो गई। नहीं, वो जो 1 लाख प्रतिवर्ष, उस टाइम पे 1 लाख बहुत ज्यादा होता था। हो सकता जैसे जो ईसाई बनाने की प्रक्रिया थी उसमें किसी को पैसा दे करके, किसी को मजबूरी बस, किसी को जबरदस्ती। तो ईसाई मिशनरियां इस प्रकार से अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए यहाँ भारत में इसी पैसे के माध्यम से स्थापित और चलती रही। इसी कड़ी में 1813 में ही जो एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार, इसको कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए कंपनी ने निर्णय लिया। लेकिन इसमें भी एक देश था चाइना। चाइना से जो व्यापारिक एकाधिकार था वो यथास्थिति बना रहा, उसको हटाया नहीं गया। क्यों नहीं हटाया गया? तब की परिस्थितियां और अब की, जैसे अभी वर्तमान के दृष्टिकोण से वहां ईसाई मिशनरियां अभी अच्छे से फैल नहीं पाई थी। और एकाधिकार व्यापार का तो यही दायित्व था कि हम आपसे व्यापार करें। जो भी, चूंकि चाय की जो व्यवस्था थी वो चाइना से ही आती थी, इसलिए वहां के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया। अब जो हम चर्चा करने के लिए आए हैं, तो अब हम चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण है ये 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, ये एक प्रकार से मैंने आपको जो पिछली क्लास में बताया, पिछले चार्टर अधिनियम जो मैं पढ़ा था उसमें बताया मैंने कि जो भी बातें थी, अब धीरे धीरे कंपनी जो है अपनी सत्ता का केंद्रीकरण करने के लिए उत्साहित थी और वो कर भी रही थी। और जो मूल केंद्रीकरण हुआ ये हमारा 1833 के चार्टर अधिनियम में। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम में एक प्रकार से कहें तो सत्ता का केंद्रीकरण करने के लिए और भारतीयों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपको अब हम और मदद करेंगे। इस प्रकार से जो 1833 का चार्टर लाया गया था वो यही उद्देश्य था।
इसमें हुआ क्या मुख्यतः, इसमें जो बंगाल का पहले तो क्या था, 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। धीरे धीरे मूलभूत कुछ परिवर्तन होते रहे, किस लिए, सत्ता का केंद्रीकरण करने के लिए। और इसी कड़ी में जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको ला करके 1833 के चार्टर अधिनियम में ये कह दिया गया कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। इसी कड़ी में जब ये प्रक्रिया बनी तो ये भी कहा गया कि अब इसके पास भारत के लिए जो भी कानून होगा, जो भी चीज बनाने के लिए होगी, वो इसके लिए स्वतंत्र है। इसका आर्डर एक प्रकार से यूं कहें कि कोई मना नहीं कर सकता। इसी कड़ी में जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो ये भारत का गवर्नर जनरल था, तो यहाँ पे सीधे सीधे प्रश्न बनता है और एक प्रकार से कहें तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के समय में एक और अच्छा सुधार हुआ जो भारतीयता के लिए बहुत अच्छा था, ये था दास प्रथा का अंत। ये दास प्रथा का जो अंत था ये बहुत से प्रयासों के माध्यम से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब इसमें जब लॉर्ड विलियम बेंटिक तो उसने सोचा कि भारतीयों के ऊपर कुछ अच्छा दिखाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए हमको ये चीजें करनी होगी, तो उसने ये अपनाया, इसको हम खत्म कर देते हैं। ये एक अच्छा प्रयास था, भारतीयों के लिए भी था और जो भी थे उनके लिए। इसको जब हम ला रहे थे तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खामियां बची हुई थी और इस एक्ट के द्वारा ही कंपनी जो थी वो सीधे सीधे प्रदेशों में चल रही थी, अपना वहां पे विस्तार कर रही थी। इस प्रकार होते जाते अपना आगे चल करके एक बड़ा सुना सुना नाम आपने उसमें एक प्रश्न भी बन के आया था यूपी पीएसएस में कि विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी, किस आयोग की। तो अगर हम बात करें विधि आयोग की स्थापना, विधि आयोग, ठीक है, बात विधि आयोग की करते हैं। विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था किस चार्टर एक्ट के थ्रू विधि आयोग की स्थापना की गई थी। पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न था विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। दो प्रश्न बने यूपी पीसीएस में, ये प्रश्न बने थे कि विधि आयोग की स्थापना कब गई थी और पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। क्योंकि प्रक्रिया अब आगे आगे जो थी वो कहीं ना कहीं सत्ता के केंद्रीकरण के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटिश शासन जो था तैयार हो रहा था। और इसी कड़ी में एक प्रकार से यूं कहें तो भारतीयों के लिए भी एक अच्छी खबर थी कि संविधान का जो एक प्रारूप था, जो जमीन थी, नींव जिसको बोलते हैं, नींव कहीं ना कहीं यहाँ से एक प्रकार से हमको दिखाई देने लगती है कि कुछ न कुछ हमारे लिए अच्छा होगा या हम प्रयास करेंगे तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसी कड़ी में विधि आयोग बना तो विधि आयोग इसी चार्टर अधिनियम के थ्रू बना था। किस 1833 चार्टर अधिनियम के थ्रू हमारा क्या किया गया था, विधि आयोग की स्थापना की गई थी और लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो बहुत ही बड़े लॉयर थे। उनको इस आयोग में शामिल करके इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अब एक प्रकार से यूं कहें कि सत्ता का केंद्रीकरण भी होने लगा था, विधि का जो शासन था वो भी धीरे धीरे आने लगा था। इसी कड़ी में जो भी था आगे चल करके कहीं न कहीं अंग्रेजों की सत्ता को एक प्रकार से मजबूत करने के लिए प्रक्रियाएं चल रही थी। इसी कड़ी में एक आया 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट आया। देखिए जितने भी एक्ट आए, जितने भी चार्टर एक्ट है, सबकी कहीं न कहीं एक प्रकार से अंग्रेजी शक्ति जो थी, अंग्रेजी कंपनी का जो एक जमीन थी वो कहीं न कहीं से तैयार हो रही थी। और एक खुशी की बात ये थी कि हमारे संविधान की भी नींव धीरे धीरे तैयार हो रही थी। तो जो ये आया चार्टर एक्ट, इसमें कहीं न कहीं एक प्रकार से ये बनाया गया कि अब जो है विधायी शक्तियां अलग होगी और कार्यपालिकीय शक्ति अलग होगी। तो जो यहाँ से प्रश्न बनता था
इस चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों से कार्यपालकीय शक्तियों को अलग कर दिया गया। ये चीजें जब आई तो हमारा यही उत्तर होगा कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। मित्रों, जब ये चीजें आनी शुरू हो गई, कार्यपालकीय शक्ति विधायी शक्ति से अलग हो गई और अब उनको ये कहा गया कि जो भी नियम कानून होंगे वो आपकी जिम्मेदारी होगी, वो आप बनाएंगे। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होने लगा, कहीं ना कहीं जमीन पर दिखने लगा। और जो हमारे संविधान के लिए ये तो बढ़िया था, लेकिन संविधान के लिए जो एक नींव थी वो कहीं ना कहीं तैयार हो गई थी। इस प्रकार से अभी तक जो हमने पढ़ा 1773 से लेकर के 1853 तक, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से अंग्रेजी सत्ता के लिए, अंग्रेजी जो कंपनी थी उसके लिए वो तो कर रहे थे अपने लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम भारतीयों के लिए भी संविधान की एक रूपरेखा जो जमीन थी संविधान की, वो कहीं ना कहीं तैयार होनी शुरू हो गई थी। मित्रों, आज जो हमने अध्ययन किया है इसमें अगर जो प्रश्न आपके मन में बन रहे हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो 1858 का जो हम लोग अध्ययन करेंगे, 1858 का जो चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। मित्रों, इसीलिए अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से कहें सब्सक्राइब करने के लिए। आपकी महती कृपा होगी। नमस्कार, जय।